डेट है आज 29 दिसंबर 2020। आज हम कल के क्वेश्चन और आज के करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम करंट अफेयर करेंगे। आज के टॉपिक क्या है? फर्स्ट है इनर लाइन परमिट। ये क्या है ये देखेंगे। पोर्तुलाका लालजी, ये न्यूज़ में था, इसे पढ़ेंगे। सही फसल कैंपेन क्या है, किसने लॉन्च किया है? मोनपा हैंडमेड पेपर, ये किससे रिलेटेड है, इसे देखेंगे। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन किससे रिलेटेड है, किस काम आती है, अभी न्यूज़ में थी, ये भी पढ़ेंगे। और अभी 6 न्यूज़ क्या है कि वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं कि एल्कोहल ना पिएं, कि शराब ना पिएं। तो क्यों कहा है, ये सब देखेंगे इसमें। ऋतुबंधन स्कीम, ये ऋतुबंधन स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट की है, इसे देखेंगे। बैटल ऑफ पानीपत न्यूज़ में रही थी 1761 की, इसे देखेंगे। फाइनेंशियल ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू नामघर्स, नामघर्स को अभी राशि दी गई है, पैसे दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो नामघर्स क्या है, किससे रिलेटेड है, ये देखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट किससे रिलेटेड है? अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मेघालय ने डिमांड की है कि हमें भी इनर लाइन परमिट दिया जाए, कि जो इनर लाइन परमिट है वो मेघालय में ने भी डिमांड की है। जो ब्रिटिश इरा में, जब ब्रिटिश का राज था इंडिया पे, तो मेघालय के पास भी इनर लाइन परमिट था, लेकिन उसने फिर से डिमांड की है कि हमें दी जाए, क्योंकि अभी इसके पास ये नहीं है, इनर लाइन परमिट इशू करने की परमिशन इसे है नहीं। तो क्यों किया है, इसने डिमांड क्यों किया है इनर लाइन परमिट का? इनर लाइन परमिट का डिमांड इसलिए किया है क्योंकि मेघालय को डर है कि जो इसके इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है जो वहाँ के निवासी हैं मेघालय के, कि वो उनका जो है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, कि इलीगल माइग्रेंट क्या है कि वहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो वहाँ पे रहने ना लग जाएं, तो इनके लिए साधन सोर्स जो हैं कम हो सकते हैं, जो वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्स हैं, इस डर से। क्यों? क्योंकि मेघालय है जो चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान बॉर्डर के पास है, तो वहाँ से भी लोग इन्फ्लक्स कर सकते हैं, तो इसका इन्हें डर है मेघालय को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा बॉर्डर किसको लगाता है, 4 कंट्रीज़ को, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। तो इस वजह से मेघालय ने डिमांड की है। और ये इनर लाइन परमिट होता क्या है, आपके मन में चल रहा होगा ना, ये क्या, इसे तो बताओ। बिल्कुल, ये जानेंगे क्या होता है। देखो ये जी, इनर लाइन परमिट क्या होता है, जब भी एक 4 स्टेट को अभी दिया गया है ये इनर लाइन परमिट, 4 स्टेट को इंडिया में। ये क्या होता है कि जो भी नॉन नेटिव विजिटर होते हैं, नॉन नेटिव का मतलब होता है जी, जैसे मान लो ये एक स्टेट है और इसके जो निवासी हैं वो तो यहाँ ठीक है घूम सकते हैं, लेकिन बाहर स्टेट से इंडिया में ही अगर दूसरे स्टेट का कोई निवासी, कोई रेजिडेंट यहाँ पे आएगा, तो उसे ये परमिट लेना पड़ेगा जिसका नाम है इनर लाइन परमिट। समझे? क्यों? क्योंकि वहाँ की जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वहाँ के जो कल्चर वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये इनर लाइन परमिट की सुविधा शुरू की गई थी। शुरू तो किसी और कारण से की गई थी ब्रिटिश इरा में, वो क्यों की गई थी वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी इसलिए ये एग्जिस्टेंस में है। तो कौन कौन से स्टेट हैं जिसमें ये इनर लाइन परमिट एग्जिस्ट करता है? ये 4 स्टेट हैं जी, ये 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। क्या कह रहे हो, याद नहीं हुए? अभी याद होंगे। देखो ये 4 स्टेट हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, नीचे आओ थोड़ा नागालैंड, फिर नीचे आओ मणिपुर, और फिर नीचे आओ मिजोरम। तो ये 4 बॉर्डर, ये 4 बॉर्डर स्टेट है ना, ये 4 स्टेट है जी आपके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन 4 स्टेट में इनर लाइन परमिट अभी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टेट, कोई भी दूसरे स्टेट से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पर्सन जाता है तो उन्हें इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। और ये जारी कौन करता है, इशू कौन करता है इनर लाइन परमिट? जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, मान लो मिजोरम में जा रहे हैं तो मिजोरम का डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट, वो इशू करेगी इनर लाइन परमिट। समझे? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो, इनर लाइन परमिट इज इश्यूड बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन बी अवेल्ड बोथ बाय दी अप्लाइंग ऑनलाइन और पर्सन। मतलब ये ऑनलाइन भी लिया जा सकता है और स्टेट में वहाँ पे जाके भी लिया जा सकता है इनर लाइन परमिट। समझे? और ये याद रखना है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक पर्सन के लिए ही है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है ना, हमारे देश का ही, हमारी कंट्री का ही नागरिक है, भारत का ही, जो इन 4 स्टेट में जा रहा है, जो मैंने बता दिए बॉर्डर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो उनको ही देता है। जो बाहर के फॉरेनर आते हैं ना, उनके लिए अलग अलग एक परमिशन होती है, वो मैं बताऊंगा। इनर लाइन परमिट ये इस न्यूज़ में नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा। और ये इसमें क्या डिफाइन होता है कि कितनी दिन तक यहाँ रहना है और कौन से एरिया में रहना है,
ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड एरियाज़, कौन कौन से एरिया में रहना है आपको और कौन कौन से मतलब घूमना है कौन से एरिया में और कितने दिन तक स्टे करना है, ये सब इस परमिट में लिखा होता है। और ये कब जारी किया था फर्स्ट टाइम? ये इनर लाइन परमिट जी नए 1873 का एक एक्ट है, तब ब्रिटिश राज हुआ करता था हमारी कंट्री पे। 1873 में तो ब्रिटिश राज ही था। उन्होंने एक एक्ट पास किया, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, इस नाम से एक्ट पास किया 1873 में। किस लिए? क्योंकि जब यहाँ ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया था ना ये एरिया नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया कर लिया था, यहाँ पे वो टी प्लांटेशन करने लगे थे, चाय के बागान, चाय वगैरह उगाना और सारे बिजनेस करना आपने। तो यहाँ पे क्या होता था, जो कॉलोनाइज़र थे, जो ब्रिटिश से आते थे, वो गलत यूज़ करते थे, या फिर यहाँ से जो लुटेरे आते थे, लूटर्स, वो क्या करते थे, ये जो भी माल होता था, जो भी इनका गुड्स वगैरह होती थी, उन्हें लूट के ले जाते थे ब्रिटिश की जो भी सामान होता था। तो क्या किया ब्रिटिश ने, ये सिस्टम चलाया इनर लाइन परमिट का, कि जो भी यहाँ पे आएगा इन एरियाज़ में उसे परमिट लेना पड़ेगा, कितने दिन रहना है और कितने दिन यहाँ पे घूमना है और कितने दिन कौन से एरिया में घूमना है। तो इसलिए ये सुविधा चलाई गई थी, किसने? ब्रिटिश ने। क्यों? क्योंकि उनके माल को बचाया जा सके और अपना उनका बिजनेस ट्रेड अच्छे से हो सके, समझे, इसलिए उन्होंने चलाया था। लेकिन आज इसकी जो कंडीशन है, जो इसका पर्पज़ है, जो दूसरा है, क्योंकि वहाँ की कल्चर को बचाने के लिए आज ये, समझे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे फर्स्ट स्टार्टेड टी प्लांटेशन एंड ऑयल इंडस्ट्रीज इन ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली कहाँ पे? ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है ना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से असम में, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली में ये स्टार्ट की थी इन्होंने टी प्लांटेशन, चाय के बागान वगैरह, चाय उगाना। तो इन्होंने अपने पर्पज़ से की थी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये लूट करते थे, प्लंडर करते थे यहाँ के लोग। मरोडिंग का मतलब लूटना ही होता है जी, टी गार्डन्स को, ऑयल डिस्क को, ट्रेडिंग पोस्ट को। तो इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने स्टार्ट की ये एक्ट बना के इनर लाइन परमिट की सुविधा, समझे। अब देखो ये तो डोमेस्टिक के लिए होती है इनर लाइन परमिट, कि कोई मान लो हमारे इंडिया का ही पर्सन है, वो इन 4 स्टेट में जा रहा है तो परमिट लेना पड़ेगा। जो भी मेघालय ने डिमांड किया है कि हमें भी दिया जाए ये जो सुविधा है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आएगा हमारी कंट्री में या इन स्टेट में या फिर किसी और ऐसे एरिया में जो प्रोटेक्टेड है हमारे इंडिया में, तो उसको ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्री, जो गृह मंत्रालय है वो जारी करता है आरएपी। आरएपी क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। और ये किस किस के लिए जारी करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप में मान लो किसी को जाना है, या फिर सिक्किम के कुछ पार्ट हैं, सिक्किम जो स्टेट है उसमें, तो उसके लिए होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। और एक होता है जी पीएपी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जो इन स्टेट में आएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही परमिशन देती है। किसका? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट का, पीएपी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, समझे। फॉरेनर के लिए ये पीएपी और आरएपी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय जारी करता है। और उनके लिए क्या है, जो हमारे इंडियन सिटीजन जाना है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो है आईएलपी। और ये बात ध्यान रखनी है, जो आरएपी है ना, आरएपी ये सिर्फ सिक्किम और अंडमान निकोबार में कोई फॉरेनर जा रहा है उसके लिए किया जाता है, और पीएपी नॉर्थ ईस्ट में कोई जा रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, समझे। इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी पोर्तुलाका लाल जी। ये क्या है? ये एक देख लो फूल है जी, ये एक फ्लावर है, ये रहा फ्लावर है जी, एक सेकंड, ये इसका नाम है जी पोर्तुलाका लाल जी, पोर्तुलाका लाल जी। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये कहाँ पे है? ये इंडिया का मैप देखा है ना आपने, ये कोस्टल लाइन है इंडिया की, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न साइड में, ये ईस्टर्न साइड है इंडिया की। इसको यहाँ पे एक पहाड़ है उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और यहाँ पे पहाड़ है जो माउंटेन है वो वेस्टर्न घाट। और दोनों आके जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं, नीलगिरी माउंटेन पे आके ही मिलते हैं। तो ये ईस्टर्न घाट पे ये पाया जाता है। और कहाँ पे देखा गया है ये अभी डिस्कवर कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में, ये पराकसम डिस्ट्रिक्ट है, पराकसम डिस्ट्रिक्ट, उसमें ये डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है, समझे।
इसकी कुछ खासियतें क्या, ये आपने देख ही लिया, रेडिश पिंक कलर का है और ट्यूबरस रूट, जड़ इसकी ट्यूबरस टाइप की होती है। और कॉपर ब्राउन इसका सीड होता है, जो बीज होता है ना, तांबे की तरह, तांबे की तरह ब्राउन होता है। और बिना लस्टर, विदाउट लस्टर मतलब कि चमक, कोई चमक नहीं होती इसके बीज में। जो सीड होता है, इसका बीज होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती, विदाउट लस्टर होता है। और कलर कैसा होता है, कॉपर ब्राउन, तांबे की तरह। समझे, यही इसमें था, इतना ही, और कुछ नहीं है। रॉकी एरियाज में पाया जाता है, मतलब माउंटेन में मिला है ना, ईस्टर्न घाट में, बस यही था। नेक्स्ट है जी सही फसल कैंपेन। सही फसल, सही फसल हिंदी का वर्ड है। सही का मतलब राइट और फसल मतलब क्रॉप, राइट क्रॉप, राइट क्रॉप कैंपेन। ये किसने लॉन्च की थी, ये 2019 में, ये 2019 में 2019 में नेशनल वाटर मिशन ने लॉन्च किया था। किसने, नेशनल वाटर मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसके अंडर ही ये लॉन्च किया था। क्या, सही फसल कैंपेन। किस लिए यूज़ की थी, ये इसलिए यूज़ की थी, देखो जी, अभी जो फसल उगाते हैं ना क्रॉप किसान, तो ऐसे एरिया में मान लो, आप मान लो हरियाणा पंजाब मान लो, हरियाणा पंजाब में ऐसे एरियाज़ हैं हरियाणा में कि वहाँ पे पानी है नहीं इतना, क्योंकि सोर्स नहीं है, कोई रिवर्स नहीं है कि जहाँ जो पानी प्रॉपर हो। लेकिन ये करते क्या है कि हरियाणा में क्या होता है, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, ट्यूबवेल मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल लगा के। और उससे क्या है, ग्राउंड वाटर बहुत लो जा रहा है, बहुत कम हो गया है, तो रिड्यूस हो गया है ग्राउंड वाटर। और जो यहाँ पे जो एरिया है वो सूटेबल है किसी और क्रॉप के लिए, यहाँ पे सूटेबल है मान लो मेज़ के लिए या वीट के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग उगाने लगे राइस, पैडी, पैडी कल्टीवेशन मतलब चावल की खेती। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जो ट्यूबवेल से वाटर निकाला जाता है, ग्राउंड वाटर, वो बहुत ज़्यादा यूज करने लगे पैडी के लिए। और ये जो बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है जिन क्रॉप में, जैसे राइस हो गई, पैडी, पैडी और राइस एक ही बात है जी, चावल, चावल को बोलते हैं, पैडी कल्टीवेशन हो गई, या शुगर केन हो गया, गन्ने की खेती। तो इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, आपने देखा होगा इनके खेतों में पानी भरा होता है, राइस के में, शुगर केन में बहुत ज़्यादा वाटर। तो इन ऐसी क्रॉप जो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती हों, ऐसी क्रॉप जो बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करती हों, उन्हें बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप। क्या बोलते हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ये देखो यहाँ देख लो आप, ये देखो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो ये सही फसल कैंपेन किस लिए था कि जहाँ पे जो फसल सूटेबल है, जो भूमि, जो लैंड जिस फसल के लिए सूटेबल है, वही फसल वहाँ पे कल्टीवेट की जाएगी, उगाई जाएगी। इसलिए ये कैंपेन चलाया था। कैंपेन का मतलब होता है जी अभियान। ये कैंपेन है, जो कैंपेन को बोलते हैं अभियान, हिंदी में अभियान चलाना, कैंपेन। तो इसलिए यूज़ किया था जी कि वो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप है वो ना उगाएं, और जो वहाँ पे क्रॉप एरिया सूटेबल है जिसके लिए वो एरिया, वो क्रॉप उगाएं। तो जैसे एक देखो, ये आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका, एग्रो क्लाइमेटिक हाइड्रो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो वो वाली क्रॉप जो जैसे मेज़ हो गई, कॉर्न हो गया, ये देखो, ये फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक पैडी, शुगर केन एट्सेट्रा टू क्रॉप्स लाइक कॉर्न, मेज, मतलब पैडी, धान और शुगर केन, गन्ने की खेती छोड़कर मक्के, कॉर्न और मेज़, मक्के की खेती वगैरह वहाँ पे उगाई जाए, जिसके लिए वो एरिया सूटेबल है वो। और क्या यूज किया जाए, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये कैंपेन चलाया गया, सही फसल कैंपेन। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है जी सिंचाई, जो खेत में पानी वगैरह लगाया जाता है ना, सिंचाई करना, तो उसी को इरिगेशन बोलते हैं। और माइक्रो इरिगेशन एक तो होता है जी फ्लड इरिगेशन। जैसे क्या होता है कि किसान क्या करता है, ये खेत है, खेत में ट्यूबवेल चला दिया और पानी छोड़ दिया, यहाँ पे एक पाइप लगा दिया और पानी चल रहा है पूरे खेत में, तो पूरा खेत भर जाता है, जो फील्ड होता है पूरा फील्ड भर जाता है, तो इसे तो बोलते हैं फ्लड इरिगेशन, मतलब बाढ़ ला दी एक तरह से पानी खेत में पानी से। और एक होता है जी माइक्रो इरिगेशन, वो क्या होता है, वो ये होता है, देख लो आप, ये एग्जांपल है जी माइक्रो इरिगेशन के, ये जी पाइप लगा देते हैं, उनमें फुहारे, फाउंटेन चलते रहते हैं, कि एक तरह से पानी फ्लड नहीं की जाती, फुहारे चलते रहते हैं, बारिश ही होती रहती है। होता क्या है कि जितना जो पौधे को, जो प्लांट होते हैं
उनको जितना पानी चाहिए होता है उतना बस मिल जाता है उन्हें, और एक्स्ट्रा जो वेस्ट नहीं होता पानी। और एक दूसरी ये है, इसमें क्या होता है, इसका इसका पेन बदल देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। तो ये क्रॉप है, इसमें पाइप लगाए गए नीचे, और ये क्या करता है, जड़ों में पानी देता है सिर्फ। इसमें क्या है, इसमें तो फाउंटेन चल रहे हैं, फुहारे चल रहे हैं, ये पूरे प्लांट पे पानी देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जड़ों में, इसकी रूट में, प्लांट की रूट्स में पानी जाता है। इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप, RDRIP, ड्रिप इरिगेशन। और इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर, SPRINKLER, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो फुहारे से होती है, ये जो फाउंटेन से होती है, इसको स्प्रिंकलर और इसको ड्रिप इरिगेशन। तो ये माइक्रो इरिगेशन के एग्जांपल है। बस इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मोनपा हैंडमेड पेपर, ये क्या है जी, मोनपा हैंडमेड का मतलब जी हाथों से बनाया है। ये मोनपा पेपर का नाम है, कागज़ का, कागज़ हाथों से बनाया जाता है। ये है जी आपका मोनपा हैंडमेड पेपर, ये है जी आपका। ये कहाँ पे बनता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये 1000 साल पुरानी परंपरा है, वहाँ की हेरिटेज है, विरासत है वहाँ की। 1000 साल पहले से बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है ये। तो इसको प्रिजर्व किया है, रिवाइव किया है दोबारा, किसने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने। ये कमीशन होता क्या है, इसके बारे में लास्ट में जानेंगे हम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में देख लेते हैं। मोनपा हैंडमेड पेपर है, ये अरुणाचल प्रदेश में लोग बनाते हैं इसे। मोनपा हैंडमेड पेपर 1000 साल पहले से बनाया जा रहा है, और अरुणाचल प्रदेश याद रखना आपको, अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्या होता है कि जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ की कल्चर और कस्टम को ये दर्शाता है, शो करता है। और जो बनाया जाता है इसको बोलते क्या, पेपर का नाम क्या है, जो हैंडमेड पेपर है ये, इसका नाम है जी मोन सुगु। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं, मोन सुगु। और जिस पेड़ से बनाया जाता है ये, क्योंकि पेपर तो, कागज़ तो पेड़ से ही बनेगा ना जी, किसी ट्री से। उस ट्री का नाम क्या है, उस ट्री का नाम है सुगु सेंग। याद रखना, पेपर का नाम तो है मोन सुगु, और जिस पेड़ से बनाया जाता है ट्री से, उसका नाम है सुगु सेंग। ये लोकल ट्री है जिससे बनाया जाता है। और ये सुगु सेंग है ना, ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है ये पेड़, मतलब इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। सुगु सेंग ट्री का नाम, और मोनसेगु किसका नाम है, पेपर का नाम। और जो सुगु सेंग ट्री होता है ना, सुगु सेंग, वो उसकी जो बार्क होती है, बार्क का मतलब होता है जी, ये मान लो, बार्क का मतलब आपको पता है ना, बक्कल, जो पेड़ है, जो इसकी स्किन होती है, ये स्किन उतारते हैं और इससे ये पेपर बनाया जाता है, समझे। अब ये देख लेते हैं ये कमीशन क्या है जिसने इसको रिवाइव किया है, दोबारा से रिवाइज किया है इसको। क्या है ये, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ये क्या है, 1956 में एक एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट 1956 में। और इस एक्ट के थ्रू ये एस्टेब्लिश हुआ 1957 में। तो एक एक्ट के थ्रू हुआ है, जब भी कोई एक्ट के थ्रू होती है, मैंने बहुत बार बताया, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, सांविधिक बॉडी, सांविधिक हिंदी में बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, समझे। कब बनाया था, 1957 में। एक्ट बना था 1956 में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है ये कमीशन जो होता है, ये करता है जी MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसके अंदर ऑटोनोमस का मतलब है जी इसको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस, मतलब स्वयता है इसको, बहुत अपने डिसीजन खुद ले सकता है ये, समझे। और याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, MSME। क्या काम करती है, ये प्रमोट करती है विलेज इंडस्ट्रीज़ को, जो गाँव में इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उद्योग गाँव में, रूरल एरियाज़ में, उनको प्रमोट करती है, फैसिलिटेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, असिस्ट मतलब सहायता देती है, समझे। और एक इससे पहले जब ये कमीशन बना नहीं था ना, इससे पहले क्या था, एक बोर्ड हुआ करता था, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। तो इस बोर्ड का जितना भी काम था, अब ये सारा ये देखता है, KVIC कमीशन, समझे। अब इस बोर्ड का कोई काम नहीं, ये कमीशन देखता है सारा। और इसका हेड ऑफिस कहाँ, मुंबई में, ये मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ये कुछ रीजनल इसके ऑफिस हैं, जॉन है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन हेड ऑफिस कहाँ पे, मुंबई में, ये याद कर लो बस, समझे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक जी रिलेटेड किससे, ये जी निमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। अभी ये वैक्सीन बनाई है, इंडिजिनस वैक्सीन है। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन है, किसके लिए, निमोनिया के लिए। निमोनिया के लिए ये जी निमोनिया, इसमें पी साइलेंट होता है, निमोनिया। फर्स्ट इंडिजिनस का मतलब है जी इंडिया ने खुद जो बनाई होती है, या कोई मिसाइल हो या फिर कोई मशीन्स हो, हेलीकॉप्टर हो या सैटेलाइट हो, जो भी इंडिया खुद बनाता है ना, उसे इंडिजिनस बोलते हैं, इंडिजिनस। तो ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन है। और किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही फेमस है जी, कोरोना की वैक्सीन भी बना रहा है ये पुणे में है। ये पुणे में, कहाँ पे, पुणे कहाँ पे पता होगा ना, महाराष्ट्र में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन, जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। अब ये वैक्सीन का काम क्या है और किस लिए होता है, ये तो मैंने बता दिया कि निमोनिया के लिए, निमोनिया के लिए। और ये अब निमोनिया देख लेते हैं, निमोनिया क्या है, फैलता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है। निमोनिया कैसे स्प्रेड होता है डिसीज़, निमोनिया 3 तरह से होता है जी, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी, फंगी से भी। आपको पता है ना, कोरोना वायरस से फैलता है, लेकिन ये निमोनिया तीनों से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से। और बैक्टीरिया कौन कौन से जिनसे होता है, सबसे मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया है ना, सबसे ज़्यादा जिससे निमोनिया फैलता है, स्प्रेड होता है, उसका नाम है स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। इससे बैक्टीरियल निमोनिया होता है, समझे। और जो दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन है, उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये दो, ये याद रखना है जी, ये जो है स्टेप्टोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और जो वायरस से होता है, वायरस से कॉज होता है, उसका नाम है रेस्पायरेटरी सिंसियल वायरस, रेस्पायरेटरी सिंसियल वायरस। तो ये तीन नाम आपको याद करने हैं बस। स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियल निमोनिया होता है इससे, और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप, इससे भी बैक्टीरियल निमोनिया होता है। और वायरस से कौन सा होता है, रेस्पायरेटरी सिंसियल वायरस। ये तीनों। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि इसमें होता क्या है कि जब निमोनिया हो जाता है, जब निमोनिया हो जाएगा तो वो अफेक्ट करेगा हमारे लंग्स को। जो पर्सन के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़े को ये अफेक्ट करता है। क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं उनमें एयर्स फिल हो जाती है, भर जाती है, और फ्लड और पस पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, दर्द होता है, और जो सांस लेने में परेशानी होती है, डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ब्रेथ, मतलब ब्रेथिंग करने में परेशानी होती है, सांस लेने में जो रोगी होता है निमोनिया को परेशानी होती है। अब जो ये निमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन बनाई है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है, ये 23 लगा हुआ है। 23 क्यों लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये 23 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, जो 23 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, निमोनोकोकल बैक्टीरिया, उनसे प्रोटेक्ट करेगी ये पर्सन को, इसलिए ये 23 लगा हुआ है इसके पीछे। इसमें बस इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, वाई इज़ वेदर डिपार्टमेंट आस्किंग पीपल इन नॉर्थ इंडिया टू नॉट ड्रिंक एल्कोहल ड्यूरिंग द कोल्ड वेव। मतलब जो वेदर डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है हमारा, उसने नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के लोगों को कहा है कि आप कोल्ड वेव के दौरान एल्कोहल, शराब मत पिए, शराब पीने से मना किया है। क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि अभी कोल्ड वेव चलने वाली है आज से 29 दिसंबर से। कोल्ड वेव क्या होती हैं ये जानेंगे हम पूरा, लेकिन मना क्यों किया है ये देखते हैं पहले। यहाँ पे देखो, इसने एडवाइजरी जारी की है आईएमडी ने, मौसम विभाग ने, कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में कोल्ड वेव चलने वाली है। इस कंडीशन में एल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो कम किया जाए, और जो टेम्परेचर है 3 से 5 डिग्री कम होने वाला है। तो आज से आप कपड़े वगैरह ध्यान से पहन के रहें, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने वाली है। कोल्ड वेव मतलब ठंडी हवा। तो क्यों कहा है कि अल्कोहल, क्यों नुकसान है अल्कोहल का पीना अगर कोल्ड वेव चल रही है तो। अल्कोहल होता है क्या, शराब का, यहाँ समझो आप। जैसे मान लो किसी ने अल्कोहल लिया, शराब पी, तो क्या है, अल्कोहल पीने से क्या होता है, अल्कोहल पीने के बाद जो बॉडी में ब्लड होता है ना, ब्लड, उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और वो स्किन की तरफ आता है। जो आदमी की, पर्सन की त्वचा है ना, जिसने अल्कोहल पिया है, वो उसकी स्किन की तरफ आता है ब्लड, और जिसका फ्लो, जब ब्लड का फ्लो स्किन की तरफ बढ़ जाता है, त्वचा की तरफ, तो उसे वार्मर फील होने लगता है, थोड़ा गर्म फील होने लगता है, उसे लगता है जैसे गर्मी आ रही है, वार्मर फील। और उसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो फ्लश्ड दिखाई देने लगती है। फ्लश्ड का मतलब होता है जी रेड रेड सी दिखाई देने लगती है, लाल लाल दिखाई देने लगती है।
और उसे फील होता है कि जैसे गर्मी लग रही है, वार्म हो गई है उसकी बॉडी, और उसकी वजह से ही बॉडी ये फील करने लगती है खुद ही कि वो गर्म हो गई है और स्वेटिंग शुरू हो जाती है उसकी वजह से। स्वेटिंग का मतलब है जी पसीना आने लगता है उसे, पसीना। और जब पता है आपको, जब बॉडी में स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो उससे क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, रिड्यूस हो जाता है। पसीना आने के बाद क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अब देखो कोल्ड वेव तो वैसे ही चल रही है, वो ठंडी है, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, उसे हाइपोथर्मिया का डिसीज़ हो सकती है। हाइपोथर्मिया का होती है, हम अभी जानेंगे, पहले इतना आपको समझ आया ना कि अगर कोई अल्कोहल पिएगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, स्किन की तरफ आएगा, और स्किन की तरफ आएगा तो उसकी बॉडी वार्म फील होगी, उसे गर्म होने लगेगा, और जिससे स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से होगा, फिर अगर स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा तो बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है। समझे, यहाँ तक समझ आया? अब देखते हैं इसमें ये क्या लिखा है। ये देखो जी, कहाँ गया, ये देखो। और एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 2004 में एक रिपोर्ट हुई थी कि 68% जो केसेस हैं वो हाइपोथर्मिया की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, हाइपोथर्मिया के जो 68% केस आए हैं वो अल्कोहल के पीने से सिर्फ आए हैं, शराब पीने से हाइपोथर्मिया के केसेस हैं। ये काम कैसे करता है, ये देखो लिखा है इसमें, जब कॉजेज ब्लड वेसल्स टू रिलैक्स, जो ब्लड वेसल हो जाती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं बिल्कुल, और क्या होता है, जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो स्किन सरफेस पे इंक्रीज हो जाता है, स्किन की तरफ आ जाता है, जिससे बॉडी वार्म हो जाती है, और जिससे पर्सन फ्लश्ड दिखने लगता है, रेड रेड सा हो जाता है, और वार्म होने के कारण स्वेटिंग होने लगती है, और फिर बॉडी टेम्परेचर घट जाता है। और फिर से होता क्या है कि जो पर्सन है उसे ना, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है बॉडी की, कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि ठंड पड़ रही है या नहीं, उसे फील ही नहीं होगा कि ठंड हो रही है। लेकिन जो ठंड है, कोल्ड है, वो तो उसे नुकसान करेगी उसकी बॉडी को, लेकिन उसे फील नहीं हो रही है। समझे, उसकी एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, एबिलिटी है जो लॉस्ट हो गई, कि ये डिटेक्ट करने की, ये देखने की कि उसे ठंड लग भी रही है या नहीं। मतलब एक तरह से आप देख लो, सुन्न पड़ जाती है, कहते हैं ना सुन्न, समझे। तो उसे प्रोटेक्ट करने, तो इससे क्या होता है, जो हाइपोथर्मिया का केस बन जाता है। ये हाइपोथर्मिया का कैसे, अभी हम ये भी जानेंगे हम। इससे देखो होता क्या है, हाइपोथर्मिया ही देख लेते हैं पहले। हाइपोथर्मिया क्या है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की जो हीट है वो लॉस हो जाती है। मतलब इसमें भी क्या होता है, जब अल्कोहल लेते हैं हम, बॉडी की टेम्परेचर वो रिड्यूस हो जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, भाई रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा, बॉडी हीट लॉस हो गई ना। जब स्वेटिंग हुई, पसीना आया, तो हीट है जो बॉडी की ऊष्मा है शरीर की, वो लॉस हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम से कम 2 डिग्री से भी ज़्यादा घट जाता है। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए होता है बॉडी का, पर्सन का 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हाइपोथर्मिया के केस में क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, ब्लो हो जाता है टेम्परेचर। ये देखो यहाँ लिखा है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री, और इसमें हाइपोथर्मिया के केस में 35 डिग्री सेल्सियस से भी ब्लो हो जाता है हाइपोथर्मिया के केस में। और इससे होता क्या, फिर सिवरिंग होने लगती है। सिवरिंग का मतलब है जी कपकपी लगने बन जाती है, जैसे ठंड में लगता है ना कपकपी सी हो जाती है, तो सिवरिंग होने लगती है, ठिठुरना। स्लो रेट ऑफ ब्रीथिंग, जो सांस लेने की रेट है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ब्रीथिंग की रेट। स्लर्ड स्पीच, बोलने में भी परेशानी होती है, हार्ड टू स्पीक, मतलब बोलने में परेशानी हो रही है। कोल्ड स्किन, जो त्वचा है वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है स्किन। और दूसरा फटीग, फटीग का मतलब है जी बेचैनी, बेचैनी होने लगती है। समझे, ये होने लगता है हाइपोथर्मिया में। और क्या करता है, जो उसका माइंड होता है उसको भी ये अफेक्ट करता है अल्कोहल। जा एक बात याद रखना, ज़्यादा पीने से होता है, मॉडरेट, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, बहुत मात्रा में कंजप्शन कर रहा है अल्कोहल का, तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाइपोथर्मिया का वो रोग से प्रभावित हो सके। अब कोल्ड वेव क्या होती है ये देखते हैं हम। कोल्ड वेव क्या होती हैं, कोल्ड वेव होती हैं जी, जब मान लो किसी एरिया का, किसी क्षेत्र का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, 10 डिग्री सेल्सियस से, या फिर दूसरी कंडीशन है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 4.5 डिग्री या उससे भी कम हो जाए। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर और 10 डिग्री, ये समझ नहीं आया ना, अभी समझ आएगा। देखो मान लो ये अपना, अरे क्या बना रहा हूँ मैं,
ये अपना इंडिया है जी, मान लो। बहुत ही गंदा मैप बना है, वैसे मुझे अच्छा बनाना आता है, लेकिन इसमें फ़ोन में क्या है ना, मतलब इस जो स्क्रीन है, इसकी डिस्प्ले है, इस पे बन नहीं रहा है। तो ये है ना, ये मान लो स्टेट राजस्थान है, और ये मान लो आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है। तो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 12 डिग्री रहता है इस एरिया में, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। इस एरिया में 12 डिग्री रहता है ठंड में, कोल्ड में। जब ठंड आती है, कोल्ड कंडीशन विंटर सीज़न में 12 डिग्री रहता है, 12 डिग्री। तो अगर ये 10 डिग्री से नीचे चला गया तो समझो कोल्ड कोल्ड वेव डिफाइन कर देते हैं उसे, कोल्ड वेव आ गई, कोल्ड वेव, समझे। और अगर राजस्थान, मान लो राजस्थान है, इसका टेम्परेचर तो पहले ही मान लो 17 डिग्री या 18 डिग्री, 17 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस रहता है लगभग, मान लो आप 17 डिग्री या 18 डिग्री। तो अब इस केस में तो इसमें तो जाने से रहा नहीं, इसका लोअर टेम्परेचर इतना होता है। लेकिन अगर इसका 4.5 डिग्री मतलब 4.5 डिग्री कम हो जाए, या उससे ज़्यादा कम हो जाए, 5 डिग्री कम हो जाए, मान लो यहाँ नॉर्मल जो रहता है टेम्परेचर वो 18 डिग्री रहता है, और इससे अगर हो जाए 4.5 डिग्री, मतलब कितना हो जाए, 4 डिग्री घट जाएगा तो 13.5 डिग्री हो जाए, या उससे कम हो जाए 13 डिग्री हो जाए, तो फिर कोल्ड वेव डिक्लेयर कर दी जाएंगे वहाँ पे, समझे। मौसम विभाग है जो डिपार्टमेंट हमारा, वेदर डिपार्टमेंट, वो डिक्लेयर कर देगा। अगर किसी का मान लो यहाँ का 15 डिग्री टेम्परेचर है इस एरिया का, और इस एरिया में नॉर्मल टेम्परेचर ही 20 डिग्री रहता है, तो अगर मान लो इस एरिया में 13, मान लो आप 13 डिग्री है, अगर इस एरिया में 10 डिग्री हो गया, लेकिन कम कितना हुआ है, कम तो सिर्फ 3 डिग्री हुआ है, लेकिन कोल्ड वेव की कंडीशन क्या है, 4.5 डिग्री कम होगा तभी कोल्ड वेव डिफाइन होंगी। लेकिन अगर 10 डिग्री से भी नीचे है तो भी डिफाइन हो जाएंगी कोल्ड वेव कंडीशन वहाँ पे, समझे। या तो 4.5 डिग्री कम हुआ हो, या फिर 10, वहाँ का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री हो गया हो, समझे। ये इसमें इसमें सिर्फ इतना ही था, कोल्ड वेव क्या है ये। अब चलते हैं अपनी अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, ऋतुबंधु। ऋतुबंधु स्कीम क्या है, ये तेलंगाना की स्कीम है। ये क्या है, जो आपने पढ़ा था ना, कल मैंने पढ़ा था पीएम किसान स्कीम है। उसमें क्या, फार्मर को सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपये साल में देती है, 6,000 रुपीज़। और ऋतुबंधन स्कीम ये स्टेट की है, तेलंगाना की। ये भी सेम ऐसी ही, इसको फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम भी बोला जाता है। ये भी सेम है, ऐसी ही काम करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है वो 8,000 देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो तो 6,000 रुपये देती है किसान को। और ऋतुबंधन तेलंगाना की है, उसमें 8,000 दिया जाता है, 4,000 और 4,000 दो दो पार्ट में दिया जाता है, एक रबी फसल के लिए और एक खरीफ फसल के लिए। 4,000 रबी के लिए और 4,000 खरीफ फसल के लिए। रबी जो क्रॉप होती है वो जो विंटर में फसल बोई जाती है ना जी, ठंड में जो अब बोई जा रही है क्रॉप, उन्हें रबी की फसल बोलते हैं, रबी क्रॉप। और खरीफ क्रॉप जो मानसून सीजन में बोई जाती हैं, जब मानसून आता है ना, बारिश आती है तो तब बोई जाती हैं, जैसे चावल हो गया, समझे, या फिर आपका बाजरा हो गया, मेज हो गया, मक्का। और रबी क्रॉप हो गई जैसे वीट हो गई, वीट, मस्टर्ड हो गया, सरसों। तो ये सारी रबी क्रॉप है, समझे। इसमें सिर्फ इतना ही था, किसान को कर्ज से बचाया जा सके, ये इसका पर्पज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा, बैटल ऑफ पानीपत 1761। ये कौन सी बैटल है, थर्ड बैटल हुई थी 1761 में, थर्ड बैटल पानीपत की। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों थी, एक इसकी जी पेंटिंग फेमस थी, पेंटिंग, एक जो इसकी पेंटिंग फेमस हुई है अभी, उसकी वजह से ये न्यूज़ में थी। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत पे ही बेस्ड थी वो पेंटिंग, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा बस ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, ये 1526 में, 1526 में हुई थी। किसके बीच में, बाबर और लोधी डायनेस्टी। इस लोधी डायनेस्टी का था जी इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इसमें नहीं लिखा हुआ, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। बाबर ने जो जीत लिया था इसको, बाबर हैज़ वन द बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर जीत गया था। तो इसके बाद मुग़ल एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया था, समझे। बाबर ने एस्टेब्लिश किया था मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर, एम्पायर साम्राज्य, आप पता है ना क्यों बोलते हैं, मान लो कोई भी टेरिटरी है, कोई भी एरिया है, अगर किसी राजा का इस पे राज कर चलता था तो उसको एम्पायर, एम्पायर मतलब जब ज़्यादा एरिया पे राज होता था, तो मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा एरिया पे था, समझे। और सेकंड बैटल किसके बीच में हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुई थी 1556 में। कब,
1556 में हुई थी। किसके बीच में? अकबर और हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य, इसे शॉर्टकट में हेमू भी बोलते थे, हेमू। और अकबर की साइड से कौन लड़ा था इस लड़ाई में, बैटल, सेकंड बैटल में? वो था जी बैरम खान। बैरम खान, BAIRAM, बैरम खान। बैरम खान और हेमू के बीच में, अकबर की साइड से था बैरम खान, और इस लड़ाई को अकबर जीत गया था, यानी कि बैरम खान, समझे, 1556 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, हर साल किसी की ना किसी एग्ज़ाम में। थर्ड बैटल हुई थी जो अभी न्यूज़ में थी, वो हुई थी 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत तो पता है ना आपको कहाँ है? पानीपत ये दिल्ली है, ये दिल्ली। दिल्ली आपने मैप में देखा होगा ना, दिल्ली के नॉर्थ साइड में सोनीपत है हरियाणा में, और फिर पानीपत है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जी पानीपत, उस पानीपत में हुई थी ये लड़ाई, समझे। और थर्ड बैटल बढ़ते हैं। थर्ड बैटल पानीपत की हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी? वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और ये अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? ये अफ़गानिस्तान का था। कहाँ का? अफ़गानिस्तान। ये दुरानी एम्पायर का राजा था, दुरानी एम्पायर का किंग था ये अहमद शाह अब्दाली 1761 में। और इस लड़ाई को जीता कौन? वन ये अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, इस मराठा फोर्सेस को हरा दिया था। अहमद शाह अब्दाली का किस किसने इसमें सपोर्ट किया था, साथ दिया था? एक रोहिल्लाज नाजिब उद्दौला, उसने साथ दिया था। ये कौन था जी? ये भी अफ़गान ही था। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के लोगों को बोलते हैं ना इंडियंस, ऐसे अफ़गानिस्तान के वहाँ के लोगों को अफ़गान्स, समझे। ये भी अफ़गान्स था, दोआब रीजन का अफ़गान है ये। दोआब रीजन किसको, दोआब रीजन किसको बोलते हैं? दो मतलब आब, दो मतलब होता है जी टू, टू, और आब मतलब होता है रिवर, नदी। मतलब जो दो नदी के बीच में एरिया होता है उसे दोआब रीजन बोलते हैं। और इसका साथ एक तो रोहिल्लाज नजीब उद्दौला और दूसरा शुजा उद्दौला ने साथ दिया था इसका। किसने? बोलो। शुजा उद्दौला। ये कहाँ का था? नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब था। अब ये अवध मगध कहाँ पे, ये देखते हैं हम मैप में। ये देखो जी आपका, ये पुराना, ये नया मैप है, लेकिन अवध ये मगध का एरिया था, इसे मगध बोलते थे। और यहाँ पे अवध, ये शुजाउद्दौला था, शुजाउद्दौला, ये मगध, ये अवध का, ये जी अवध, ये अवध का राजा था। इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और ये एरिया को बोलते हैं गंधार, बोलते थे पहले गंधार। ये अपना इंडिया, ये पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, तो ये एरिया मिला के गंधार। तो यहाँ अफ़गानिस्तान से आया था ये अहमद शाह अब्दाली, और यहाँ मराठा का राजा था। तो यहाँ पे अटैक किया, मराठा को हराया। और यहाँ से ना एक लड़ाई हुई थी आपकी 1739 में, इससे अलग है ये 1739 में। तो इसमें नादिर शाह आया था, नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया और यहाँ से हरा के ये पिकॉक थ्रोन ले गया था, पिकॉक थ्रोन, पिकॉक, पिकॉक थ्रोन। और कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा के बारे में अब भी डिबेट चलती रहती है, न्यूज़ में आता रहता है ना, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा, ये अभी ब्रिटेन के पास है, ब्रिटेन के पास। इसे नादिर शाह ले गया था लूट के इंडिया से, कोहिनूर को और पिकॉक थ्रोन को। तो जब अफ़गानिस्तान से गया तो अब ब्रिटिश का राज अफ़गान में भी था ना, तो फिर वहाँ से किसी ने ये ब्रिटिश की जो रानी थी वहाँ को गिफ्ट किया था, और अभी ये ब्रिटेन के पास है कोहिनूर डायमंड। तो इससे भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि हमारा इंडिया का, इसे लौटाओ, लेकिन वो लौटाता नहीं है ब्रिटेन, समझे। तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है जी हमारी फाइनेंशियल ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू नामघर्स। अभी पैसे दिए जी गवर्नमेंट ने नामघर्स को लिए। नामघर क्या होते हैं वो देखेंगे। होम मिनिस्टर ने, यूनियन होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्रालय ने कितने रुपए दिए हैं वो तो नहीं पता, लेकिन 8,000 नामघर को दिए हैं। किसके अंडर? असम दर्शन प्रोग्राम, एक असम दर्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है असम में, उसके अंडर 8,000 नामघरों को पैसे दिए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। नामघर क्या होते हैं? नामघर होते हैं जी जो असम में लोग हैं ना, जो वैष्णवाइट, मतलब जो विष्णु की पूजा करते हैं ना लोग, विष्णु की, उन्हें बोलते हैं वैष्णवाइट, वैष्णवाइट। तो वो लोगों को होता है नामघर। नामघर होता क्या है? ये होता है जी नामघर, देख लो आप, ये जी नामघर। मतलब इसमें होता क्या है? वर्शिप होती है, पूजा। क्या होती है? वर्शिप,
प्रेयर हॉल होते हैं ये, प्रेयर हॉल मतलब प्रार्थना घर, प्रेयर हॉल होते हैं, पूजा करते हैं लोग इसमें जो विष्णु को फॉलो होते हैं। और कौन सी सेक्ट करती है? हिंदू की, हिंदू धर्म के ही आदमी है ये, हिंदू धर्म के ही लोग हैं। इसमें एक इसका ही पार्ट है हिंदू धर्म का, एक सारण सेक्ट, एक सारण सेक्ट बोलते हैं ये लोग विष्णु को फॉलोअर होते हैं, विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं इस प्रेयर हॉल में। इसी को बोलते हैं नाम घर, समझे? इसलिए न्यूज़ में था ये। इसी में क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं, वर्शिप मतलब पूजा, और सारे फंक्शन अपने इसी में, नाम घर में। और नाम घर को कीर्तन घर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीर्तन घर। कीर्तन वगैरह करते हैं, गीत वगैरह सॉन्ग वगैरह गाते हैं ये। एक सारण सेक्ट रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म का ही पार्ट है, ये मैंने बता ही दिया है आपको। और नाम घर कब इंट्रोड्यूस हुआ था असम में? ये जी 3 सेंट थे, संत वैष्णवाइट, मतलब विष्णु भगवान की पूजा करने वाले 3 संत थे, 3 संत थे विष्णु भगवान की पूजा करने वाले। वो कौन कौन से? एक दामोदर देव, महादेवा देव, और एक शंकरा देव, समझे? दामोदर देव, माधवा देव और शंकर देव, इन तीनों, ये 3 संत थे, आदमी थे जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। उन्होंने ही नाम घर को इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था असम में, और आज तक की फॉलो किए जा रहे हैं, उनकी कल्चरल प्रैक्टिस है ये, और विष्णु की भक्ति करते हैं इसमें। तो आज का जो लेक्चर था ये इतना ही था, टॉपिक थे हमारे ख़त्म करंट अफेयर के। अब चलते हैं अपने किस पे चलते हैं अब? क्वेश्चन पे। तो आप तैयार हो? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। ये आ गए जी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाम घर। अभी पढ़ा है नाम घर के बारे में सबसे लास्ट में, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन यही रखा कि नाम घर बताओ आप कितना याद है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि दीज आर ट्रेडिशनल वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज। क्या ये जो नाम घर से हैं विष्णु भगवान से संबंधित है क्या? दूसरी स्टेटमेंट कहती है दीज आर पर्टिकुलरली नेटिव टू असम। ये क्या असम के निवासी हैं? बताओ जी, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला सही है, दूसरा या दोनों गलत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। वैष्णवाइट मैंने कहा ना, विष्णु की पूजा करने वाले, और असम के लोग हैं, असम के निवासी हैं जो करते हैं। और सेक्ट बताई थी एक सरना, ये याद करनी है। एक सारण क्या बोलते हैं, जो भी बोलना है आपको बोल लो इसको। एक सारण, एक सारना, एक सारण सेक्ट हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैंने कल पढ़ाया था जी, आपको याद होगा, BBX11 जीन किससे रिलेटेड है? न्यूज़ में था, ये बताना आपको क्या करता है। आपकी स्टेटमेंट है जी ये, इट फैसिलिटेट्स इन द ग्रीनिंग ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट को ग्रीनिंग करने में, प्लांट का भोजन बनाने में, जो फूड है बनाते हैं जो प्लांट्स पौधे, उनका भोजन बनाने में सहायता करता है क्या? या फिर ये एक हेल्प करता है ऑटो इम्यून डिसीज़ को सही करने में, ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज़ थ्रू द जीन थेरेपी। या फिर ये एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन है जो आइडेंटिफाई किया गया मस्टर्ड प्लांट्स में, सरसों के पौधे में पाया गया एक जीन है क्या ये? डी है जी, द न्यू म्यूटेशन ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, क्या उसका नया म्यूटेशन हुआ है वायरस का, उससे रिलेटेड है क्या ये जीन? ये बताना आपको क्या है, बताओ ABCD में। जी बिल्कुल सही, ए आंसर है। कल मैंने बताया था ना, क्लोरोफिल में हेल्प करता है रेगुलेट करने में, ये BBX11 जीन अभी ये डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट मैंने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन पढ़ाया था अभी, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको देखना आपको। ये जी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट में क्या है? इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। जो कमीशन है ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बताना सही है गलत है। दूसरा, ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या ये MSME मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है क्या? आती है? बताओ कौन सा सही है, 1 2 दोनों या दोनों गलत? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? जी हाँ, दोनों सही है। मैंने बताया था एक्ट के थ्रू बनी है ना ये, 1956 में एक्ट बना था और बॉडी बनी थी 1957 में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी भी है। किसके अंडर काम करती है? MSA मिनिस्ट्री। दोनों सही हैं जी, बिल्कुल दोनों करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी UN से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन से। उसका एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बताना आपको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड
वॉज एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये तो मैंने पहले ही बता दिया जी आपको, ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, तो आपने ये तो सही लगा दिया होगा। ये एक ऑर्गन है और यूनाइटेड नेशन के चार्टर से एस्टेब्लिश किया था। तो आपको सेकंड और थर्ड में बतानी है कौन सी सही है। ये इट सेटल लीगल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स सबमिटेड टू इट बाय देम एंड डील विद एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड एनजीओ और इंडिविजुअल से के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको क्या सेटल करता है क्या ये आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेकंड थर्ड क्या है, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स रेफर टू इट बाय डूली ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जो भी कोई यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स होते हैं या स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं जो भी इससे सलाह मांगते हैं, क्या उन्हें एडवाइजरी ओपिनियन देता है क्या ये आईसीजे। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वन सिर्फ पहली सही है या पहली दूसरी पहली तीसरी या ऑल 1 2 3, बताओ जी कौन सी है। देखो पहली तो सही है, मैंने बता दिया, ये ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है ना, 6, उनमें से एक आईसीजे है और यूनाइटेड नेशन चार्टर के थ्रू इसे एस्टेब्लिश किया था। और तीसरा भी सही है जी आपका, ये एडवाइजरी ओपिनियन देता है, कोई भी स्पेशलाइज एजेंसी या कोई भी दूसरा ऑर्गन इससे सलाह मांगता है तो उसे सलाह देता है। लेकिन दूसरा सही नहीं है, ये इंडिविजुअल कोई भी पर्सन या एनजीओ के बीच में डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, समझे। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएंगी 1 और 3, तो सी आंसर हो जाएगा जी इसका, सी आंसर करेक्ट। क्योंकि ये गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है ना, गवर्नमेंट या किसी दूसरी गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करता है ये, समझे। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है ना उसके बीच में डिस्प्यूट नहीं जाएगा इसका कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाओगे, आपका झगड़ा हो गया घर में किसी से, उसके लिए नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज जनरली यूज इनक्रिप्शन टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ये है जी डेटा जो ट्रांसमिशन होता है आपके फ़ोन से, मान लो दूसरे फ़ोन में ईमेल भेजते हो या मैसेज करते हो आप, या बैंक में पैसा भेजते हो, इसको डेटा ट्रांसफ़र बोलते हैं, डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन को सिक्योर करने के लिए एनक्रिप्शन यूज किया जाता है। एनक्रिप्शन का मतलब है जी, एनक्रिप्शन का मतलब है एनकोडिंग करना। एनकोडिंग द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग द डेटा या इन्फॉर्मेशन। आपके फ़ोन में जो भी डेटा है, फ़ोटो, इमेज या कोई भी और पीडीएफ वगैरह फाइल होती हैं उनका एनकोडिंग करना होता है। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डेटा का ट्रांसलेट करना। मान लो कोई डेटा ABC की फॉर्म में है मान लो, और इस डेटा को XYZ की फॉर्म में ट्रांसलेट करना। और ये होता क्या है ट्रांसलेट करने से, ये जी चोरी होने से बचाते हैं, इस डेटा को सिक्योर करते हैं। सिक्योर सिंपल भाषा में चोरी होने से सिक्योर रहता है। इससे क्या है, जो हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स हैक नहीं कर पाते डेटा को। हैक का मतलब चोरी नहीं कर पाते डेटा की। तो सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्शन करते हैं, इनक्रिप्शन में एनकोडिंग करते हैं। और क्या एनकोडिंग का मतलब, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, समझे। तो अब आपको ये बताना है जो इनक्रिप्शन का यूज़ है किस किस के लिए यूज़ होता है। पेमेंट गेटवेज के लिए यूज़ होता है क्या, मैसेजिंग सर्विस के लिए होता है क्या, वायरलेस माइक्रोफोन्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए होता है क्या, बैंक ऑटोमेटिक टेलर मशीन के लिए होता है क्या, जो एटीएम होता है ना, एटीएम की फुल फॉर्म होती है जी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो उनके लिए होता है क्या यूज इनक्रिप्शन का। आपको बताना है, आपके ऑप्शन ये हैं 1 और 2 3, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या ऑल ऑफ द अबव सही है। किसके लिए यूज़ होता है बताना आपको इनक्रिप्शन। देखो जी, पेमेंट गेटवे के लिए तो चाहिए ना, डेटा को सिक्योर किया जा सके। वहाँ बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है आपका पैसा, या आप किसी दूसरे आदमी को कर रहे हो, तो वो तो सिक्योर होना चाहिए ना, सुरक्षा होनी चाहिए। तो बिल्कुल होगा उसके लिए एनक्रिप्शन। पेमेंट के लिए, मैसेजिंग के लिए भी होगा। आपका मैसेज कोई दूसरा थोड़ी पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे मैसेज भेजने का। वायरलेस माइक्रोफोन और ब्लूटूथ डिवाइसेस, इनके लिए भी यूज़ होगा। फोर्थ क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम में भी होगा। कोई दूसरा आपके डेटा को पता लगा ले कि कौन से अकाउंट से पैसे निकाले और क्या पासवर्ड डाला है, तो फिर तो बेकार है ना। तो आपके चारों के लिए यूज़ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, समझे। तो आज के हमारे यही टॉपिक थे, क्वेश्चन थे। आपको कैसे क्वेश्चन लगे, कैसा लगा आज का सेशन, आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देखो सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरा ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
और आप अच्छा सा कमेंट कर देते हो ना जब गुड कमेंट, तो और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पूरे डेली जो करंट अफेयर रहता है उसमें से करंट अफेयर लेके आऊँ और आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जी कल मिलेंगे, तब तक के लिए करो क्या, वेट करो जी।